हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। एंड आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप अच्छे हैं या नहीं, और क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये भी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को मैं खुश कर पाऊँ आज, क्योंकि मेरा मूड बहुत बहुत ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली शायद आप लोगों को भी एक चीज़ के बारे में पता होगा जो अभी इंडिया में चल रहा है। एक लड़की के साथ कितना कितना गलत हुआ है, ये न्यूज़ हर जगह फैली हुई है, हर जगह पर। हर सोशल मीडिया अकाउंट इस बारे में बात कर रहा है, हर जगह पर। एंड मुझे पता है सब लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है। जब जब मुझे कुछ दिन पहले ये न्यूज़ पता चली थी तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर फिर मैंने खुद को समझाया था क्योंकि मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन आज सुबह से मैं इस बारे में सोच सोच करके बहुत परेशान हूँ। उस लड़की ने जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, वो डॉक्टर बनी और 31 साल की उम्र तक वो अपने आप को कैसे कैसे मैनेज करते हुए आई होगी, कैसे पढ़ाई करती होगी, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रखती होगी, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ तो क्या क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि बाकी लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा? क्या पता कितने के साथ हर घंटे में गलत हो रहा हो, हर दिन किसी न किसी के साथ गलत हो रहा हो जिसकी खबर हम तक पहुंचती ही नहीं है। ये तो एक डॉक्टर थी जिसकी खबर हम तक पहुंच गई क्योंकि डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अभी सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हम तक ये खबर पहुंचा देता है, पर क्या हर किसी की कहानी हम तक पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती। मैं मैं बस मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी अटेंशन के लिए ये बोल रही हूँ, पर मैं ये दिन भर से सोच रही हूँ, दिन भर से मेरे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। एंड दिन भर में मैं पता नहीं ना जाने कितनी बार ये सोच करके रोई होंगी, पता नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक है, हर किसी के दिल में एक एक डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने हैं जिसमें मैं अपने घर से बाहर जाऊंगी, कुछ अच्छा करूंगी, कुछ अच्छा बनूंगी। लेकिन ये न्यूज़ सुनकर मेरी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब देने लगती है कि क्या मैं अकेले रह पाऊंगी, क्या क्या मैं सुरक्षित रहूंगी? एंड ऐसा ही एक सीन मेरी स्टोरी में भी चल रहा है। लास्ट जो मैंने पार्ट बनाया था उसमें लास्ट टाइम यही सीन था। तो मैं तो अंदर से कांप गई कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। वो होता है ना कि एक एक खबर या एक घटना आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को, पूरे विश्वास को, पूरी सोच को बदलने के लिए काफ़ी रहती है। शायद वही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि अब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इंटरटेन करने के लिए थी, पर अब शायद मेरा पर्पस बदल गया है। शायद कुछ कुछ बदलाव मेरे अंदर आ गए हैं। इसलिए मैं बस ये बताना चाहती थी कि मैं अब से कोई हारेसमेंट वाला चीज़ शेयर नहीं करूँगी, ना ही वायलेंस शेयर करूँगी, क्योंकि क्या पता कोई मेरी बातों से प्रेरित हो जाए और कुछ गलत कर दे। उस दिन वो दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया दिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों से तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ना। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ भी 1% भी वायलेंस की चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस एफएफ के बाद जो भी मैं स्टोरीज़ लेकर आऊँगी वो सिर्फ LGBTQ पर्सनालिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए होंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए होंगे। आप एंटरटेनमेंट भी उससे ले सकते हैं, पर मैं मोस्टली कोशिश करूँगी कि मैं उनके सपोर्ट में वीडियोस बनाऊँ, उनके सपोर्ट में स्टोरीज शेयर करूँ। और हम फैन फिक्शन वर्ल्ड शेयर करते हैं तो ओमेगास के थ्रू जो ओमेगास की ज़िंदगी होती है वही लड़कियों की ज़िंदगी भी होती है। तो उस एक ज़रिए से मैं लड़कियों के दुख को भी सब तक पहुंचा पाऊंगी। शायद मैं ऐसा कर पाऊँ, ये मेरी सोच है। और अगर किसी को ये पसंद नहीं आता है तो आई एम रियली सॉरी, मैं इसको नहीं बदलूँगी, किसी के लिए भी नहीं बदलूँगी, मैं ऐसा ही करूँगी। आज मेरा कोई भी मन नहीं था, कोई मूड नहीं था कुछ भी शेयर करने का, कोई स्टोरी बनाने का, कुछ भी अपलोड करने का। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबको ये बताऊं कि मैं भी अपनी बहन के लिए जस्टिस चाहती हूँ।
मेरे इस वीडियो से मुझे नहीं पता कुछ होगा कि नहीं, पर शायद कुछ हो। अगर 0.000 या फिर कहो 0.00001% चांस भी है ना कुछ भी बदलने के, तो मैं इसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। मेरे दिमाग में एक पल को ये भी था कि मैं ये बात कहूँगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग क्या रिस्पॉन्स दोगे। फिर मैंने खुद से ही कहा कि मुझे मेरे मन को शांत करना है, क्योंकि मैं सुबह से वो सोच रही हूँ, उसके बाद मैं चैन से बैठ ही नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज आज का पूरा दिन बेकार था, पूरा दिन बेकार है आज का। मैंने कहीं पर पढ़ा था, हर एक व्यक्ति यही सोच करके चुप हो जाता है कि मेरे अकेले के कुछ कहने से क्या होगा, मैं यहाँ कुछ कहूँ तो कैसे असर पड़ेगा। पर हर एक व्यक्ति यही सोचेगा तो कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने सोचा कि एक आवाज़ मैं भी अपनी बढ़ा देती हूँ, उन उन लोगों में एक आवाज़ मैं अपनी भी शामिल कर देती हूँ जो लोग उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। खैर, मुझे बहुत गुस्सा भी उस इंसान के ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और शायद मेरे करंट इमोशंस का असर मेरे आज के पार्ट में भी होगा। इसलिए हो सकता है कि मैं वेंचाओ के साथ में बहुत ब्रूटल हरकतें कर दूँ, क्योंकि एक हरकत सिमिलर हो गई है अभी, तो हो सकता है मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस यूज़ करूँ। तो उसके लिए आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो। एंड फाइनली अब मैं आज की अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक बात और बता दूँ, पार्ट छोटा रहेगा क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, सो उसके लिए शिकायतें मत करना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बात हमने छोड़ा था जब वेंचाओ, जो विंग के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, उसने विंग को बेड पर गिरा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। विंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था, स्पेशली वांग जी के बारे में। विंग जिसके दिमाग में लास्ट थॉट यही था कि क्या वो एक लास्ट टाइम वांग जी को देख पाएगा, एक लास्ट टाइम उसकी शाओजी है जो यानली है उसे देख पाएगा, एक बार अपने गगा लांस जिन को देख पाएगा क्या। विंग यही सोच रहा था क्योंकि इन लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। इस छोटी सी ज़िंदगी में उसे जो खुशियाँ नहीं मिली थी, उन सारी चीज़ों की पूर्ति इन लोगों ने की है। विंग उनसे एक लास्ट टाइम मिलना चाहता था। ये सोचते हुए विंग के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। विंग बेहोश हो चुका था, विंग को कोई होश नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अलग जगह पर पाता है। विंग जिसने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। विंग ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। विंग जिसे बहुत गहरी रोशनी नज़र आ रही थी। विंग अपनी आंखें खोलता है, थोड़ी ज़बरदस्ती करता है खुद के साथ और देखने की कोशिश करता है कि वो है कहाँ। विंग जिसने अपने आप को देखा और अपने आसपास देखा, उसे समझ आया कि वो हॉस्पिटल में है। विंग जिसने फिर अपने पास में ही सर रखकर लेटे हुए इंसान की तरफ देखा जिसने विंग के हाथ को बहुत सिक्योरली होल्ड किया हुआ है। विंग के हाथ में रिब्स चढ़ी हुई हैं जिसकी वजह से विंग अपने हाथ को मूव नहीं कर सकता, पर विंग के उसी हाथ को बहुत ही जेंटल वे में किसी इंसान ने पकड़ा हुआ है और वो इंसान वहीं बैठा हुआ है और अपने सर को विंग के बेड पर टिकाकर सो गया है। विंग जिसने देखा कि वो वांग जी हैं। विंग ने जब वांग जी को देखा तो विंग की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहा था, उसे सुकून मिल गया था ये देखकर कि वो ज़िंदा भी है और अभी यहाँ है। विंग जी से अब सेकंड थॉट अपने बच्चे का आया। विंग ने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपनी बैली पर रखा। विंग जिसने अपने दूसरे हाथ को हिलाया जिसकी वजह से वांग जी जाग गया। वांग जी ने जब विंग को जागते हुए देखा तो वो विंग के पास आया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? विंग ऐसा बोलते हुए वांग जी ने विंग के बेड साइड टेबल पर एक बेल रखा था जिसे बजा दिया। कुछ ही सेकंड के बाद ही वहाँ पर डॉक्टर्स आ गए थे। उन्होंने आकर विंग को चेक किया। विंग जो पैनिक कर रहा था, विंग ने कहा, मेरा 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 बेबी, लंजा, मेरा बेबी। वांग जी ने विंग को गले लगाया और कहा, वो ठीक है विंग, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है, तुम सेफ हो। विंग जिसने डॉक्टर्स की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखा और डॉक्टर्स ने भी कहा, तुम ठीक हो। वहाँ पर मिस्टर शिन खड़े थे जो विंग के डॉक्टर हैं। उन्होंने विंग को अश्योर करते हुए कहा कि विंग को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। विंग जिसने थोड़ी गहरी सांस ली ही थी तभी उसे एक और ख्याल आया। उसने वांग जी से दूर होते हुए कहा, लंजा शुयांग कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो वहाँ। विंग जी से याद आया कि कैसे शुयांग को वहाँ उसने अकेले देखा था, वो कितनी बुरी हालत में था। विंग को जैसे ही उसका ख्याल आया, विंग पैनिक करने लगा। वांग जी जिसने विंग को थामा और कहा, विंग
वो ठीक है, मिंग्याओ है उसके साथ। अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम बिल्कुल शांत रहो और चुपचाप थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। विंग को वांग जी ने लिटा दिया। विंग अभी भी पैनिक कर रहा था। विंग ने कहा कि उसे एक बार शुयांग को देखना है, वो फिर आराम कर लेगा। वांग जी ने कहा ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। ठीक है। वांग जी ने अपने फ़ोन को उठाया और कॉल किया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ बोला। वांग जी ने कहा उसे लेकर यहाँ आओ। ऐसा बोलकर वांग जी ने फ़ोन काट दिया। कुछ समय बाद विंग ने देखा कि दरवाज़ा खुला है उसके बॉट का और वहाँ से व्हील चेयर पर बैठ करके शुयांग आया है। शुयांग जिसके सर पर कुछ चोटें हैं, जिसके लिप्स के पास में कुछ कट लगे हुए हैं, उसके हाथ में एक पट्टा बंधा है और पैर उसमें भी एक पट्टा है। विंग जिसने शुयांग को देखा, शुयांग जिसे पीछे से जो चेयर है व्हील चेयर उस पर बिठाकर मिंग्याओ लेकर आया था। विंग के पास ला करके उसकी व्हील चेयर को रोक दिया था मिंग्याओ ने। विंग ने शुयांग की तरफ देखकर कहा शुयांग तुम्हें क्या हुआ है? इतनी चोटें कैसे लगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? शुयांग जिसने कहा मैं ठीक हूँ विंग, तुम इतनी चिंता मत करो। वैसे भी तुम तो ठीक हो ना? विंग जिसने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और एक रिलीफ सांस छोड़ी कि सब कुछ ठीक है, शुयांग भी ठीक है, उसे चोट आई है पर वो ठीक है, जिंदा है। विंग भी जिंदा है, इस बात की खुशी है विंग को। विंग जिसने एक पल के लिए सोचा और कहा लंजा क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा पूछो। विंग जिसने कहा वो कहाँ है? वांग जी जिसने कहा कौन कहाँ है विंग? विंग जिसने कहा वैन चाओ कहाँ है? मुझे उसे एक बार देखना है। मैं मैं विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी ने फिर से विंग के पास गया और उसे गले लगाते हुए कहा वो अपनी जगह पर है जहाँ उसे होना चाहिए, और अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल को ताकतवर बनाना होगा। विंग तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? विंग ने कहा फ़र्क नहीं पड़ता है तुमने उसके साथ कितना बुरा किया है, मैं उसे और भी बुरी हालत में देखना चाहता हूँ। मुझे सुकून मिलेगा उसे तड़पते हुए देखकर। उसने जो करने की कोशिश की है मैं बता भी नहीं सकता मुझे कैसा महसूस हो रहा था उस समय। वांग जी जिसने विंग को कंसोल करने की कोशिश की। शुयांग जो खुद भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर के बैठा था, उसे भी बहुत दुख हुआ है। शुयांग जिसे गिल्ट महसूस हो रहा है क्योंकि उसे लगता है विंग के साथ जो कुछ हुआ उसमें शुयांग की गलती है, क्योंकि शुयांग ने ही विंग को कॉल करके बुलाया था। नशे से उभरने के बाद शुयांग को काफ़ी सारी चीज़ें याद थी, या कहो ऑलमोस्ट सब कुछ याद था। शुयांग जो बहुत ज़्यादा गिल्टी था। शुयांग जो अभी रो रहा था वो भी बुरी तरीके से। मिंग्याओ ने शुयांग को संभाला। शुयांग जिसने मिंग्याओ को गले लगाया और कहा मुझे यहाँ से लेके चलो यहाँ से, मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। विंग जिसने शुयांग की तरफ देखा और कहा शुयांग तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शुयांग ने कहा पागल, मुझे आराम करना है, देख नहीं रहा है मेरा पैर और हाथ दोनों टूट गया है, मुझे जाकर रेस्ट करना होगा ना। तो तू रोता रहे, मुझे नहीं रोना है, मेरी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी अभी, और फिर मुझे चश्मा लग गया तो मैं चश्मा नहीं लगवाना चाहता, मैं जा रहा हूँ, तो रोता रहे। विंग जिसने शुयांग की तरफ बढ़ते हुए कहा अगर तू गया तो मैं और रो जाऊँगा। शुयांग जिसने ये सुना और वो मजबूर हो गया विंग के पास रुकने के लिए। विंग को पता है कि शुयांग अभी खुद को दोष दे रहा होगा और इस समय शुयांग को विंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कंसोल उसे मिंग्याओ भी नहीं कर सकता जितना विंग कर सकता है। उन दोनों की दोस्ती है ही इस तरह की। विंग के हाथ से रिप को हटा दिया गया था तो विंग जो बेड से नीचे उतरा और शुयांग के पास आया, तब जाकर विंग को एहसास हुआ कि विंग के पैर कितने ज़्यादा नम है। अभी भी विंग डरा हुआ है। विंग को वांग जी ने संभाला हुआ था। विंग शुयांग के पास आ गया। विंग जिसने शुयांग को गले लगा लिया, ये देखते हुए कि वो शुयांग को हर्ट न करे। शुयांग और विंग दोनों बच्चों की तरह रोने लगे। शुयांग जिसने कहा मेरी गलती है ना विंग, मुझे तुम्हें वहाँ बुलाना नहीं चाहिए था, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, क्या मुझे माफ़ कर सकते हो विंग? विंग जिसने रोते हुए कहा तुम पागल हो शुयांग, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हें पता भी है, तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं है, हम दोनों ठीक है ना, इस बात को जाने दो। पर मैं उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जान से मर जाए, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता। वांग जी जिसने विंग को संभाला और कहा ठीक है,
तुम अगर ये चाहते हो तो यही होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा बोलकर वांग जी जिसने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। वांग जी जिसे पता है कि विंग अभी उस हालत में नहीं है, लेकिन वांग जी चाहता है कि विंग के मन में 1% भी डर ना रहे। शुयांग जिसने कहा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। मेंग्याओ जिसने शुयांग की तरफ देखा, उसे भी समझ आ रहा है कि इन दोनों को ज़रूरत है वो सब देखने की, क्योंकि इनके मन में जो गुस्सा, जो नफ़रत भरी हुई है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दोनों शायद घुट घुट कर ही अपनी ज़िंदगी छोड़ देंगे। शुयांग और विंग को वांग जी और मेंग्याओ अपने साथ ले जाते हैं एक जगह पर। वो लांस की ही एक प्रॉपर्टी थी, वो एक तहखाना था जहाँ पर उन दोनों को ले जाया गया था। वहाँ जाकर विंग ने देखा कि वो पूरा कमरा खून से भरा हुआ है। वहाँ पर एक इंसान है जो उल्टा लटका हुआ है, जिसके पैरों को अलग अलग करके बांधा गया है, और वो उसके हाथ है ना, वो भी रस्सी से बंधे हुए हैं नीचे से। उसके पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। उसके अपर बॉडी नेकेड है जो कि खून से सनी हुई है। विंग को ये देख करके थोड़ा सा सुकून मिला। विंग जिसने कहा, उतारो इसे। वांग जी जिसने वैन चाओ को नीचे उतरवाया। वैन चाओ जो कि अधमरी हालत में है। विंग जिसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसकी पूरी स्किन को उतार दो, पूरी स्किन को उतार दो। विंग ने जैसे ये कहा, वहाँ पर खड़े लोग यही करने लगे। वांग जी को लगा था कि विंग ये देख करके डर जाएगा। मेंग्याओ को भी लगा था शायद शुयांग भी ये सब देख कर डर जाएगा, पर वो लोग नहीं डरे, बल्कि वो लोग ये सब देखते हुए उन लोगों को शांति मिल रही थी, दोनों को, क्योंकि जो चीज़ उनके साथ हो सकती थी वो बहुत बहुत ब्रूटल थी, बहुत भयानक थी, जिसके बारे में वो दोनों सोचना भी नहीं चाहते। वो दोनों बस इस इंसान को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहते हैं, और एक बार में बिल्कुल भी नहीं, कई दिनों तक इस इंसान को वो तड़पते हुए देखना चाहते हैं, या कहो ज़िंदगी भर इस इंसान को तड़पते हुए वो लोग देखना चाहते हैं। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, अगर कर सको तो इसे ज़िंदा रखना, इसकी हालत ऐसी कर दो कि ये ज़िंदा भी रहे और मरने की भीख मांगे, पर ये मर भी ना पाए। विंग ने जैसे ये कहा ना, वांग जी जिसने ऐसा ही करने के बारे में कहा। उस वैन चाओ की पूरी स्किन को उसकी बॉडी से खींच खींच कर, नोच नोच कर अलग किया गया। इस बीच में वो कई बार बेहोश भी हुआ, लेकिन उसे हर बार होश में लाया गया। वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी थे, जैसे ही वो बेहोश होता उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर देते। कुछ देर में जब वो होश में आता तो दोबारा उसके साथ वही टॉर्चर करते। वैन चाओ मरने की भीख मांगने लगा था, पर विंग वो राज़ी नहीं था, क्योंकि जो उसके साथ हुआ, जो शुयांग के साथ उस इंसान ने करने की कोशिश की है, वो विंग नहीं भूल सकता। शुयांग खुद भी यही चाहता है। उन दोनों ने मिलकर उसकी हालत बहुत बुरी करवा दी थी। वैन चाओ को उन लोगों ने मिलकर लगभग 7 दिन तक टॉर्चर किया था। उस 7 दिन तक विंग और शुयांग उसी जगह पर थे। बीच बीच में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था इलाज के लिए। इलाज करवा करके उन्हें वापस उनके ट्रीटमेंट के बाद उसी तहखाने में लाया जाता। उनके सामने वैन चाओ को टॉर्चर किया जाता। विंग जिसने कहा कि इस टॉर्चर की सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भी डाली जाए, ताकि एहसास हो हर किसी को कि अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ यही होता है। इतना बुरा हाल होता है कि वो मरने की भीख मांगता है, पर उसे वो नसीब नहीं होती, और होगी भी नहीं। ज़िंदगी भर वो तड़प तड़प के जिएगा। विंग जिसने कहा था कि जो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग मास्क पहने, कोई भी निशान न छोड़ें जिससे उन लोगों को पकड़ा जा सके। वो लोग बिना बोले वैन चाओ को टॉर्चर कर रहे थे। वैन चाओ की वहाँ चीखने की, रोने की, तड़पने की आवाज़ें आती थी, और कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स भी उसे ऐसे ट्रीट करते थे जिससे कि किसी को पता ना चले उस वीडियो में कि डॉक्टर्स कौन हैं। वैन चाओ को 7 हफ्ते तक बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी स्किन को तो पूरा उतार ही दिया गया था, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया गया था। इसके अलावा उसके दोनों हाथ की फिंगर्स को और उसके हाथों को, पहले उसकी फिंगर्स को फिर उसके हाथों को काट दिया गया था। उसके पैरों को भी उसके नीज के ऊपर से काट दिया गया था। उसकी ज़ुबान को खींचकर बाहर निकाला गया था। वैन चाओ बोलने की हालत में नहीं था। उसके कानों को भी टॉर्चर कर करके ऐसा कर दिया गया था कि अब वो कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसकी आंखों को भी निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा था, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि वो मरे। विंग चाहता है कि वो तड़प तड़प कर जिए, ज़िंदगी भर ऐसे तड़पे जैसे कि कोई नहीं तड़पा हो। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे तड़प तड़प कर इस इंसान को मरना चाहिए। विंग ने
ऐसा ऐसा कहा था वांग जी से। वांग जी ने भी ऐसा ही किया। वैन चाओ जिसकी ना आंखें थी, ना कान थे, ना ज़ुबान थी, ना हाथ थे, ना पैर थे, कुछ भी नहीं था। कुछ करने के लिए उसका सबसे सबसे दर्दनाक काम ये था कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी कट कर दिया गया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और ऐसी हालत में उसे बीच चौराहे पर जा कर के फेंक दिया गया था। इसके बाद उसकी हालत बुरी ही होने वाली थी। वो बहुत तड़पने वाला है, क्योंकि अब वो ना कुछ बोलकर भीख मांग सकता है, ना किसी को देख सकता है, ना किसी को सुन सकता है, ना चल सकता है, ना अपने हाथों से कुछ खा सकता है। विंग ने यह भी कंफर्म कराया था कि वो मरना नहीं चाहिए। कुछ भी करके, कुछ भी कैसे भी करो, वो मरना नहीं चाहिए, लेकिन वो चैन से जीना भी नहीं चाहिए। वो तड़प तड़प के जिएगा। वैंस को लांस की तरफ से वार्निंग मिली थी कि वैन चाओ की कोई मदद नहीं करेगा, बस इतना देखे कि वो मरे नहीं, लेकिन वो तड़पे। वो सड़क पर उसी फुटपाथ पर पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर, और उसे खाना 7 दिन में 4 दिन में एक बार मिलेगा, वो भी बासा, जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो, सड़ा हुआ खाना मिलेगा। वो मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहेगा और ऐसी तड़प तड़प के जिएगा। हेलो एवरीवन, तो जो भी हो, आज का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड विंग के बेहोश होने के बाद जो कुछ हुआ था वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, एंड बाकी का हमारा स्टोरी कल से प्रॉपरली चल पाएगा, क्योंकि आज मेरा मूड भी ठीक नहीं है। कल मैं खुद को संभाल लूँगी तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। एंड आज के लिए थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, जो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था। खैर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिएगा, अपने आसपास के लोगों को सेफ़ रखिएगा। कोई लड़का अगर इसे सुन रहा है, आप भी कोशिश कीजिएगा आपके आसपास के लोग सेफ़ रहें, जब वो चाहे लड़की हो या लड़का, क्योंकि लड़के लड़कों के लिए खतरा हैं जिस तरह वो लड़कियों के लिए खतरा हैं। और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, क्योंकि लड़कों के लिए लड़का खतरा होते नहीं है, जबकि ये असलियत नहीं है। खैर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।